हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 का वन शॉट वीडियो देखी थी, जिसमें हमने जितना भी थ्योरी पोर्शन था वो सारा हमने कंप्लीट कर दिया था। और मैंने आपको बोला था कि हम अगली वीडियो के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हैं इस चैप्टर के अंदर वो हम कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम यही करने वाले हैं। आज की वीडियो में जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, वो वाली एक्टिविटीज आज आपको मैं करवाने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो काफी सारे इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। और वीडियो हमारी ऑल इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ चैप्टर नंबर 1। जितने भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है चैप्टर 1 के अंदर वो सारी की सारी आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज की वीडियो। जी हाँ, तो आज की वीडियो में सबसे पहली एक्टिविटी है वो है एक्टिविटी 1.1। तो एक्टिविटी 1.1 में देखिए क्या हो रहा है। एक्टिविटी 1.1 हमें कह रही है कि हमारे पास एक बर्नर है, एक टोंग है, टोंग का मतलब चिमटा, ठीक है, और हमने उस चिमटे से मैग्नीशियम रिबन पकड़ रखी है। हमारे पास वॉच ग्लास है, और जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया तो मैग्नीशियम रिबन के आसपास देखिए आप यहाँ पे इस तरीके से पाउडरी सब्सटेंस नीचे गिर रहा है, जो कि यहाँ पे आके इकट्ठा हो रहा है। तो ये जो पाउडरी सब्सटेंस है ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस एक्टिविटी में हमसे पूछ रहा है कि जो हमारी मैग्नीशियम रिबन थी, इसको जब हमने जलाया, इसको जलाने से पहले ना हमने सैंड पेपर की मदद से इसको रब किया था। तो ऐसा क्यों किया है और इस एक्टिविटी में ऐसा क्या हो रहा है कि ये जो जलने के बाद जो मैग्नीशियम रिबन है वो जलने के बाद हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों बना रही है। तो ये सारी चीजें इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। इस एक्टिविटी में से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। इस एक्टिविटी से क्वेश्चन पहला ये बनता है कि हमने जो मैग्नीशियम रिबन ली थी उसको हमने सैंड पेपर की मदद से रब क्यों किया। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया उसने, ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए इसका रीजन हम यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात कि जो मैग्नीशियम होता है इज हाईली रिएक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो मैग्नीशियम है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काफी ज्यादा रिएक्ट कर जाता है और क्या बना लेता है, एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तो यानी कि जब तक जो मैग्नीशियम रिबन थी वो एक एयर टाइट कंटेनर में पैक थी तब तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। पर जैसे ही हमने उस एयर टाइट कंटेनर से हमने मैग्नीशियम रिबन को निकाला, किसकी प्रेजेंस में आया वो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आया। तो उस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या बन गई होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चिपक गई होगी। तो उस लेयर को हटाने के लिए ही हमने सैंड पेपर की मदद से उसको रब किया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा कि वाई, देखिए कुछ नहीं आता है, वाई वी रब मैग्नीशियम रिबन बाय सैंड पेपर, या फिर सैंड पेपर ना बोलें तो कहें हमने मैग्नीशियम रिबन को रब क्यों किया। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, पहला तो कि मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव इन ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा, व्हेन मैग्नीशियम केम इन कॉन्टैक्ट ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसकी वजह से ही हमने क्या किया, उसको सैंड पेपर की मदद से रब किया था। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये कह रहा है जो मैग्नीशियम है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इसीलिए जैसे ही हमने मैग्नीशियम रिबन को एयर टाइट कंटेनर से बाहर निकाला तो उस एयर टाइट कंटेनर से बाहर निकलते ही वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएगा, और वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आते ही मैग्नीशियम ऑक्साइड की
क्या बना लेगा, एक लेयर बना लेगा अपने ऊपर। उस लेयर को साफ करने के लिए ही हमने उसको सैंड पेपर की मदद से क्या किया, रब किया था। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं जी। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। इस एक्टिविटी की बात करें अगर हम, तो इस एक्टिविटी में आप देख रहे हैं जो मैग्नीशियम रिबन है उसको हम जला रहे हैं और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चिपक रही है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर क्यों बनी, क्योंकि हम उसको जला रहे हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर क्यों बनी यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि हम यहाँ पे सीधा सीधा ये बोल रहा है हमसे हमसे सीधा सीधा ये बोलना चाह रहा है कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन को एयर में रखा, किस में रखा, एयर में रखा, तो हम मान सकते हैं उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चिपक गई। पर अब तो हम इसको जला रहे हैं ना, तो मैग्नीशियम की फॉर्म में बाहर क्यों नहीं आ रहा है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म में क्यों बाहर आ रहा है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म में क्यों बाहर आ रहा है, जबकि इसको तो मैग्नीशियम की फॉर्म में नीचे करना चाहिए था। तो देखिए इसका पीछे का सिंपल सा लॉजिक क्या है, जो फायर है वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन चलती है। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा क्या तब तक फायर चल सकती है, नहीं, फायर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही चलेगी। तो यानी कि जो मैग्नीशियम है किसकी प्रेजेंस में ज्यादा हाईली रिएक्टिव रहता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ना भैया। तो यानी कि जब हम उसको आग में जला रहे हैं तो भी वहां पे ऑक्सीजन तो मौजूद है, तो यानी कि जब वो पाउडर फॉर्म में नीचे गिरेगा तो भी क्या बना के गिरेगा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना करके गिरेगा। तो ये हमारी पहली एक्टिविटी हमसे ये बोलती है। आई होप कि आपको समझ आई होगी पहली वाली एक्टिविटी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है जी, तो ये थी हमारी पहली एक्टिविटी। अब हम बात करेंगे अपनी एक्टिविटी नंबर 1.3 के बारे में। तो ये हमारी एक और इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। 1.3 1.2 लगभग लगभग सिमिलर है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है। इस एक्टिविटी में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक कॉनिकल फ्लास्क लिया है, उसके ऊपर हमने कॉर्क लगा रखी है, एक गिलास की ट्यूब लगा रखी है। आप यहाँ पे गिलास की ट्यूब देख सकते हैं वाली। ठीक है, ये आपकी गिलास की ट्यूब है। इसके अंदर हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है। क्या ले रखा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है, यानी कि H2SO4 ले रखा है हमने। और इस H2SO4 के अंदर हमने जिंक के टुकड़े डाल रखे हैं। क्या डाल रखे हैं, जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल रखे हैं। तो यहां पे क्या होगा इस एक्टिविटी के अंदर, इस एक्टिविटी में एक चीज होगी कि गैस बाहर निकलेगी। इस एक्टिविटी में हमसे ये कह रहा है कि जैसे ही हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जिंक के टुकड़े डाले तो एक गैस बाहर निकलती है। तो वो गैस कौन सी है, कौन सी गैस ऑब्जर्व होगी यहां पे। तो देखिए इसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि कभी भी जब हम एसिड की रिएक्शन मेटल से कराते हैं तो वो बनाता है सॉल्ट और एक गैस बाहर निकालता है। अब वो गैस कौन सी है वही हमें बतानी है, क्योंकि देखिए एसिड तो हो गया हमारे पास H2SO4, जो एसिड है वो तो हो गया हमारे पास H2SO4, जो मेटल है वो हो गया हमारे पास जिंक। सॉल्ट क्या बना लेगा, वो सॉल्ट बना लेगा हमारे पास जिंक सल्फेट, ZnSO4 बना लेगा। ठीक है, अब गैस कौन सी बाहर निकालेगा, वही चीज हमारे से ये पूछ रहा है, वही चीज हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए एसिड की रिएक्शन मेटल से कराएंगे तो एक सॉल्ट बनाएगा और एक ऐसी गैस बनाएगा जो कि पॉप साउंड से फूटती है। कैसे फूटती है, पॉप साउंड से। यानी कि कभी भी अगर हम उस गैस को फायर के कांटेक्ट में लाएंगे तो वो पॉप साउंड से फूट जाएगी, बहुत तेज फूटेगी। तो यानी कि कौन सी गैस फूटती है पॉप साउंड से फायर के कांटेक्ट में, बिल्कुल हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये है हमारा। इस एक्टिविटी में क्या हुआ है देखिए समझिए। अब हमने यहाँ पे एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, एक सेकंड जरा, ये देखिए हमने यहाँ पे ए बी का रे ले लीजिए, चलिए चलो छोड़िए, एक सेकंड देखिए ड्राइंग थोड़ी सी बेकार है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है यहाँ पे। देखिए अब हमने यहाँ पे एक कॉनिकल फ्लास्क लिया है, इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमने ग्लास की ट्यूब डाली और इस ग्लास ट्यूब के अंदर हमने क्या डाल दिया, इस कॉनिकल फ्लास्क में हमने H2SO4 डाला और इस H2SO4 के अंदर हमने जिंक के यहाँ पे टुकड़े डाल दिए। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही H2SO4
जैसे ही ये जो आपका H2SO4 है ये रिएक्ट करेगा जिंक से, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से बना देगा ZnSO4। क्या बनाएगा, ZnSO4 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा। यानी कि यहां से कौन सी गैस बाहर निकलेगी, बहुत बढ़िया, यहां से निकलेगी हाइड्रोजन गैस बाहर। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन और क्या बढ़ा सकता है, ये इसका आगे क्वेश्चन ये बढ़ा सकता है कि जो गैस बाहर निकल रही है उसको आप कैसे डिटेक्ट करेंगे कि ये वही गैस है जो आप सोच रहे हैं। तो इसके पीछे का आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया, इसके पीछे का आंसर यही होगा कि जो हाइड्रोजन गैस है, जो हाइड्रोजन गैस है वो पॉप साउंड से फूटती है। कैसे फूटती है, पॉप साउंड से फूटती है। यानी कि जैसे ही हम उस गैस के सामने फायर को लाएंगे तो वो भड़ाम कर देगी, और जैसे वो भड़ाम करेगी वो क्या हो जाएगी, कौन सी गैस होगी, वो होगी हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से हम इस गैस को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट। तो ये थी हमारी एक्टिविटी 1.3। आई होप कि आपको एक्टिविटी 1.3 भी समझ आई होगी एक्टिविटी 1.1 की तरह। ठीक है, कोई दिक्कत इस एक्टिविटी के अंदर? ओके जी, बढ़ते हैं आगे अब हम। तो अब देखिए, ये वाली एक्टिविटी भले ही बहुत छोटी है पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ये वाली। ये हमारी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी में से एक है। हाँ, बाकी जो तीन एक्टिविटी, बाकी जो हमने दो एक्टिविटी करी है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, पर ये वाली एक्टिविटी मैं बोलूंगा उन दोनों से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ये वाली है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इस एक्टिविटी के अंदर हम एक नई चीज पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे हम पढ़ने वाले हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो अब देखिए, मैंने पिछली वीडियो को बताया था एक्सोथर्मिक को याद करने का तरीका, एक्सो और एंडोथर्मिक को याद करने का। एक्सो EX यानी कि एग्जिट, एंडो EN यानी कि एंटर। तो अब देखिए, एक्सोथर्मिक, एक्सो यानी कि एग्जिट, किसकी एग्जिट, हीट की। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकल रही हो, तो ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस एक्टिविटी में हम पढ़ने वाले हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो देखिए इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है, इस एक्टिविटी में हमने एक बीकर लिया है, उस बीकर के अंदर पानी है यानी कि H2O है, और कैल्शियम ऑक्साइड है यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, एक और चीज है आपका हाथ, ये रहा आपका हाथ। अब आपका हाथ क्यों है यहाँ पे, आपका हाथ क्या करेगा, आपका हाथ इसको बाय बाय कर रहा है, नहीं, आपका हाथ यहाँ पे टेम्परेचर को चेक कर रहा है कि जैसे हमने कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला तो क्या वो हीट बाहर निकालेगा या नहीं निकालेगा, क्या टेम्परेचर बढ़ेगा या नहीं घटेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कौन सी रिएक्शन हो गई, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है, इस एक्टिविटी में सिंपली ये हो रहा है कि हमने एक बीकर लिया, हाँ बीकर बनाने कोई दिक्कत नहीं होती, हमने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर हमने ये पानी डाला। ठीक है, इस पानी में डालने के बाद हमने इसमें क्या डाल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड के टुकड़े, ये कैल्शियम ऑक्साइड के टुकड़े हमने यहाँ पे इसमें डाल दिए, और ये लीजिए ये आगे मेरा हाथ। ठीक है, अब क्या होगा, अब जैसे इस कैल्शियम ऑक्साइड के टुकड़े, जैसे ही मैंने, एक सेकेंड देखिए, एक सेकेंड, जी हाँ, अब हमने जैसे ही ये बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने क्या डाला, पानी डाला, पानी में डालने के बाद हमने इसमें क्या डाले, कैल्शियम ऑक्साइड के टुकड़े डाले, और ये आ गया मेरा हाथ। ठीक है, अब ये पानी के अंदर जैसे ही मैंने पानी के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डाला, CaO की रिएक्शन जैसे ही मैंने पानी से कराई तो क्या होगा, ये बना देगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देगा। और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाने के बाद यहां से एक चीज बाहर तेजी से बाहर निकलेगी जिसको हम बोलते हैं हीट। क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। यानी कि अगर मैं इस पानी के अंदर थर्मोमीटर डाल दूं, जैसे कि अब ये बीकर लिया मैंने,
इस बीकर के अंदर मैंने कैल्शियम ऑक्साइड डाला और उसके बाद पानी डाल दिया, जो भी मर्जी आप वैसे, ठीक है। इसमें हमने पानी डाल दिया। अब अगर मैं इसके अंदर एक और चीज डाल दूं, थर्मामीटर, तो थर्मामीटर की जो रीडिंग होगी ना वो बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट बाहर निकल रही है, और जब हीट बाहर निकलेगी तो टेम्परेचर राइज होएगा पानी का, और बहुत तेजी से हीट बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये है हमारी रिएक्शन, और ये रिएक्शन कौन सी टाइप की रिएक्शन हो गई? ये हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इस रिएक्शन में क्या बनेगा? देखिए, इस रिएक्शन में हमने जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन पानी से कराई, तो यहां से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकलेगा और यहां से हीट भी बाहर निकल जाएगी, और ये है हमारी रिएक्शन। और हीट बाहर निकल रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत? पक्की बात? ओके जी, बढ़े आगे। ठीक, तो ये थी हमारी एक्टिविटी 1.4। आई होप कि आपको ये वाली भी एक्टिविटी अच्छी तरीके से समझ आई होगी और कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। जो तो क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपको बता दिए हैं कि इस रिएक्शन में क्या क्या आपको लिखना होगा। बाकी तो हम जब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, एक्टिविटीज के भी क्वेश्चन आएंगे, रिएक्शन के भी क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल तो है नहीं, आपको केमिस्ट्री है, ये जो है इसमें एक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, तो वो सारे हम कवर अप कर लेंगे। एक्टिविटीज के भी क्वेश्चंस, रिएक्शंस के भी क्वेश्चंस और थ्योरी के भी क्वेश्चंस, ठीक। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ आइए आपको रिएक्शन वाली, आपको एक्टिविटी वाली? कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं अब हम आगे अपनी अगली एक्टिविटी को लेकर के। देखिए, ये जो एक्टिविटी है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ये वाली, क्योंकि इसके ऊपर एक रिएक्शन है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो वाली। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज में से मैं मानता हूं उसको एक। जी हाँ, तो देखिए ये एक्टिविटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक रिएक्शन है, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो पहले हम समझते हैं इस एक्टिविटी में हो क्या रहा है। इस एक्टिविटी में आप एक दीदी जी देख रहे हैं जिनके हाथ में टेस्ट ट्यूब है, वो गैस के ऊपर कुछ तो कर रही है। गैस नहीं है भैया, ये बर्नर है। अच्छा, तो बर्नर के ऊपर कुछ तो कर रही है, क्या कर रही है? तो चलिए देखते हैं। ये क्या कर रही है, इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब ली और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर फेरस सल्फेट के क्रिस्टल डाल रखे हैं। फेरस सल्फेट बोले तो FeSO4। फेरस सल्फेट के क्या डाल रखे हैं इन्होंने? क्रिस्टल्स डाल रखे हैं, और उसको जला रही हैं। और अपना जो मुंह है, माफ जो अपना हाथ है, अपने हाथ से नाक और मुंह को ढका हुआ है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, डो नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योर सेल्फ। यानी कि जो बर्निंग ट्यूब है, यानी कि जो टेस्ट ट्यूब आप जला रहे हैं, उसके जो मतलब आप ना तो उसके पास अपना मुंह लाइए, ना अपनी नाक लाइए, या ना कोई भी जो अपना मुंह है उसको आसपास मत लेके आइए, और अपने नेबर्स के भी आसपास मत लेकर के जाइए। ऐसा क्यों? उसके लिए हमें यहाँ पे पहले समझना पड़ेगा कि ये एक्टिविटी में हो क्या रहा है। इस एक्टिविटी में सिंपली क्या हो रहा है कि हमने फेरस सल्फेट को जला रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि फायर है, फायर तो यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। हमने इसके अंदर ऑक्सीजन पास कराई तो क्या हो जाएगा, ये बना लेगा फेरिक ऑक्साइड। क्या बना लेगा? फेरिक ऑक्साइड बना लेगा, Fe2O3, ठीक है। अब देखिए, फेरस सल्फेट की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से कराई तो फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी यहां से बाहर निकालेगा। तो ये जो आपकी रिएक्शन है, कौन सी वाली? ये जो आपकी रिएक्शन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। ये पक्का आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाली है, ये वाली रिएक्शन 100% मिलेगी आपकी वाली रिएक्शन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे आएगी? वो आ जाएगी आपको कि कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में, कि हमने FeSO4 दिया, उसको ऑक्सीजन प्रेजेंस में जलाया, तो हमें यहाँ पे डैश 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 मिलेगा। ये डैश 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 में क्या आएगा बताइए भैया? या फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि उन्होंने अपने नाक क्यों ढक रखी है? क्योंकि इसमें कौन सी गैस बाहर निकल रही है? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है,
ये इसका रीजन है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो क्वेश्चन तो इसके ऊपर मैं आपको, जी हाँ, क्वेश्चन जब करेंगे तब आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो अभी तो इस एक्टिविटी में यही हो रहा है, अभी तो इस एक्टिविटी में सिंपली यही हो रहा है कि हमने फेरस सल्फेट लिया, ऑक्सीजन से जलाया, फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी यहाँ पे बाहर निकल जाएगी। तो ये रिएक्शन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस एक्टिविटी में यहाँ पे यही था, कोई इसमें एक्टिविटी में और कुछ ज्यादा चीजें नहीं है। आई होप कि आपको ये वाली एक्टिविटी समझ आई होगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाली भी एक्टिविटी समझ आई होगी, कोई इस एक्टिविटी में भी दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे रिएक्शन याद करनी थी इस वाली एक्टिविटी के लिए, और जो अगली वाली एक्टिविटी है उसमें भी आपको रिएक्शंस याद रखनी पड़ेगी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उस वाली एक्टिविटी की भी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, माफ करिए, बढ़ते हैं आगे अपनी अगली एक्टिविटी के लिए। तो देखिए अगली वाली एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.6, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इसके लिए मैं बताया था इसकी रिएक्शन है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक तो एक्टिविटी 1.5 की और एक्टिविटी 1.6 की जो रिएक्शन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना कंपलसरी है। तो देखिए इस एक्टिविटी में पहले बात करते हैं हो क्या रहा है। तो इस एक्टिविटी में भी एक दीदी या भैया जो भी है उनका हाथ, यहाँ पे हाथ, उनका हाथ दिखाई दे रहा है। उन्होंने भी एक टेस्ट ट्यूब पकड़ी हुई है जिसको उन्होंने आग पे जला रहे हैं, पर इस बार इन्होंने इस बार इन्होंने फेरस सल्फेट नहीं लिया है, इस बार इन्होंने लिया है लेड नाइट्रेट, यानी कि लेड होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। इस बार उन्होंने क्या लिया है, लेड नाइट्रेट ले रखा है, ठीक है। और लेड नाइट्रेट को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हैं। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि गैस बाहर निकल रही है, और ये जो गैस है इनकी जो फ्लेम है वो हल्की सी ब्राउनिश रेडिश कलर की है, ब्राउनिश रेडिश कलर की है। तो ब्राउनिश रेडिश कलर की जो गैस है, ये फ्लेम्स है, ये फ्यूम्स जो बाहर निकल रही हैं, ये कौन सी फ्यूम्स है, कौन से गैस की फ्यूम्स है वाली। तो देखिए बात करते हैं अब हम इसके ऊपर। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने लेड नाइट्रेट लिया, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको हमने ऑक्सीजन के प्रेशर से जलाया। तो यहाँ से एक तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड बनेगा, PbO बनेगा, और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, NO2 गैस बाहर निकलेगी, और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी। और जो लेयर है, ये जो फ्यूम्स जो बाहर निकल रही थी रेडिश ब्राउन कलर की, ये कौन सी गैस की फ्यूम्स थी, ये थी आपकी इसकी नाइट्रोजन ऑक्साइड की। किसकी थी ये, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस की। तो यानी कि इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि ये जो रेडिश कलर की जो फ्लेम्स बाहर निकल रही थी वो किसकी फ्लेम्स थी, वो थी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की आपकी फ्लेम्स बाहर निकल रही थी, जिसके कारण वो कौन से कलर की बन गई, रेडिश ब्राउन कलर की फ्लेम्स बाहर निकल रही थी। तो यानी कि अगर हम कभी लेड नाइट्रेट को जलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा वो बनाएगा लेड ऑक्साइड। क्या बनाएगा, लेड ऑक्साइड। कौन सी फ्लेम बाहर निकालेगा, वो रेडिश कलर की फ्लेम बाहर निकालेगा। कौन सी होती है वो होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालेगा, ठीक है। तो ये था हमारी इस वाली एक्टिविटी के अंदर। एक्टिविटी भले ही छोटी है पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी में से एक है इस चैप्टर की। तो याद करना, तो मैं कहूंगा इसकी रिएक्शन से याद करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, बहुत ज्यादा कंपलसरी है ये वाली रिएक्शन याद करना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी में से एक है। इसको मैं 5 स्टार देना चाहूंगा, यानी कि पूछी जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है कि इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में ये वाली रिएक्शन पूछी जाएगी। तो चलिए, आई होप कि आपको वाली एक्टिविटी समझ आई होगी। बढ़ते अपनी अगली एक्टिविटी के ऊपर, वो भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, और उसमें जो चीजें हैं वो तो काफी ज्यादा भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते अपनी अगली वाली एक्टिविटी के लिए। जी हाँ, ये एक्टिविटी कहीं देखी देखी सी लग रही है, जी भी आपने अपनी एनसीईआरटी बुक में ही देखी है। एक बार बुक खोलिए, आपको पता चलेगा कि आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर ही है ये वाली एक्टिविटी भी, और एक्टिविटी 1.7 है ये।
तो इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है, हमने एक मग लिया है, नहाने वाले नहीं है, चिंता मत करिए, अभी नहाएंगे नहीं हम इसके अंदर एक्टिविटी करने वाले हैं, रिएक्शंस करेंगे इसके अंदर हम। तो देखिए हमने एक मग लिया है, उस मग के अंदर हमने 2 टेस्ट ट्यूब डाल दिए हैं और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने रॉड डाल दिए, इलेक्ट्रोड डाल दिए, कैथोड और एनोड डाल दिए हैं, उसको हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। और इस मग के अंदर में क्या डाल रखा है, पानी डाल रखा है। मग के अंदर और टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, पानी भरे हुए हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए हमने मग के अंदर पानी डाला, उसके अंदर हमने टेस्ट ट्यूब डाली, टेस्ट ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोड डाली। इलेक्ट्रोड यानी कि क्या करेंगी, वो कैथोड और एनोड है, चार्जेस प्रोवाइड करेंगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगी। तो यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस किसका हो रहा है, ये हो रहा है पानी का। पानी का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। तो इसके अंदर क्या करेंगे अब हम, इसके अंदर हम यहाँ पे सिंपली ये देखने वाले हैं कि पानी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से टूटता है। यानी कि कौन सी टाइप की रिएक्शन है, ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और कौन सी डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और इससे पहले एक सेकंड, एक्टिविटी शुरू करूं उससे पहले आपको एक चीज बता दूं, जो हमने वाली एक्टिविटी करी थी और एक्टिविटी 1.5 करी थी, ये दोनों के दोनों किसकी, कौन सी टाइप की रिएक्शंस के एग्जांपल हैं, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। कौन सी, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। और जो हम एक्टिविटी 1.7 कर रहे हैं, यह है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन का एग्जांपल। तो अब देखिए इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है। इस एक्टिविटी के अंदर अब यहाँ पे छोड़ दिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, अब यहाँ पे हटा देते हैं हम, क्यों, बात करेंगे। हमने क्या किया, हमने टेस्ट ट्यूब ली और उसके अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी। तो दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर ना कोई गैसेस तो इकट्ठा हो गई, हमें नहीं पता कौन कौन सी गैसेस है, पर कुछ तो गैस यहाँ पे इकट्ठा हुई है। बुलबुले तो फूट रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, बुलबुले फूट रहे हैं कि गैसेस इकट्ठा हो रही हैं। अब हमने एक चीज देखी कि जो आपका कैथोड है, जो आपका कैथोड है यानी कि ये वाली जो टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर जो गैस है वो डबल है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोड की गैस। यानी कि जो इलेक्ट्रोड में जो माफी जो एनोड में जो गैस है वो कम है एज कंपेयर टू कैथोड की गैस। तो ऐसा क्यों है, पहली चीज कि ये जो कैथोड है और एनोड है, इसमें कौन सी गैस इकट्ठा हुई है। दूसरा कि जो कैथोड है उसमें गैस डबल क्यों है एज कंपेयर टू एनोड। और तीसरा क्वेश्चन आता है कि हम जो गैस हैं, कौन सी, जो दोनों गैसेस हैं, माफ कर, जो हम दोनों गैसेस हैं, कैथोड वाली और एनोड वाली, इसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि जो हम सोच रहे हैं वही वाली गैसेस है या नहीं है। तो चलिए इसके हम आंसर्स ढूंढते हैं। सबसे पहली बात, जो हमने बीकर लिया या मग लिया, जो भी लिया है, ये लीजिए हमने मग बना दिया, इसके अंदर में पानी डाला, इस पानी के साथ साथ हमने इसमें इलेक्ट्रोड डाल दिए, टेस्ट ट्यूब डाल दिए, इलेक्ट्रोड डाल दिए, ठीक है। इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, ठीक है। अब इसके अंदर गैसेस इकट्ठा होंगी। अब यहां पे आप देखेंगे कि जो कैथोड है वहां पे इकट्ठा हो रही है हाइड्रोजन गैस, और जो एनोड है उस पर इकट्ठा हो रही है ऑक्सीजन गैस। तो आपको पहले तो आंसर मिल गया कि जो कैथोड में गैस है वो है हाइड्रोजन, जो एनोड में गैस है वो है ऑक्सीजन, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो कैथोड की गैस है वो डबल क्यों है एज कंपेयर टू एनोड की गैस। तो इसके पीछे हम देखिए 2-3 तरीके से आंसर लिख सकते हैं। पहला आंसर तो खाली रिएक्शन लिख दीजिए, दूसरा एक वर्ड का आंसर है, तीसरा पूरा पैराग्राफ बना के लिखिए। तो देखिए पैराग्राफ बना के लिखेंगे उसमें टाइम वेस्ट होएगा, ठीक है, टाइम वेस्ट पक्का होएगा, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और आप चाहते नहीं है 3 मार्क्स के अंदर आप जो है 5 से 10 मिनट लेके चलें क्योंकि आप इंग्लिश सोचेंगे। तो उससे बढ़िया सिंपली आप जो मैं बता रहा हूं वो आप करिए। जो गैस एक्स है, मान लीजिए कैथोड की गैस है वो एक्स है, तो वो डबल क्यों है एज कंपेयर टू गैस वाई। यानी कि सिंपली बात, जो हाइड्रोजन है
वो डबल क्यों है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन? तो उसका सीधा सीधा आंसर लिखिएगा आप, ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के कारण। क्यों? क्योंकि जब हम पानी को तोड़ेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो वो टूटेगा H2 की फॉर्म में और O2 की फॉर्म में। अब इसको बैलेंस कर दीजिए, यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे लगा दीजिए 2। हाइड्रोजन कितने हुए? 4। यहाँ पे कितने हुए? 4 हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हमने 4 मोल हाइड्रोजन के लिए हैं तो हमें 2 मोल ऑक्सीजन के मिल रहे हैं। अगर हम 8 मोल हाइड्रोजन के लिए तो हमें 4 मोल ऑक्सीजन के मिलेंगे। अगर हम 100 मोल हाइड्रोजन के लिए तो हमें 50 मोल ऑक्सीजन के मिलेंगे। यानी कि आप देख रहे हैं कि अगर मैं हाइड्रोजन गैस को अगर डबल ले रहा हूं तभी हमें एक ऑक्सीजन गैस मिल रही है। यानी कि सिंपली बात, अगर मैंने 2 मोल हाइड्रोजन के लिए हैं तो मुझे 1 मोल ऑक्सीजन का लेना पड़ेगा अगर मुझे बनाना है वाटर। इसीलिए अगर हम इसको तोड़ेंगे, अगर मैंने पानी को तोड़ा इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, तो क्या होगा? तो जो हमने रिएक्टेंट लिए हैं वो तो हमें वापस मिलेंगे ना। 2 मोल हाइड्रोजन के लिए थे, 2 ही मोल मुझे हाइड्रोजन गैस मिली। 1 मोल ऑक्सीजन के लिए था, 1 ही मोल मुझे ऑक्सीजन गैस मिली। इसीलिए आपकी जो रिएक्शन है इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस है वो डबल है कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस। ठीक है, समझ आया? बहुत बढ़िया। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि दोनों गैसेस को हम डिटेक्ट कैसे करेंगे। हाइड्रोजन आपको मैंने कई बार बता रखा है कि आप उसके सामने फायर लगाइए, फायर के सामने वो पॉप साउंड से फूटेगा तो वो हाइड्रोजन गैस है। ऑक्सीजन का भी आप क्या कर सकते हैं कि आपने ऑक्सीजन गैस ली, उसके आगे आपने जो है माचिस जलाई, मैच स्टिक को आपने बर्न किया। अगर माचिस जल गई तो यानी कि कौन सी गैस? हाइड्रोजन। या फिर आप ऐसा करिए, माफ करिए, या फिर आप ऐसा करिए कि आपने अगरबत्ती ली आपने, ठीक है, अब वो जो गैस है वो आपने किस में इकट्ठा कर रखी है? वो गैस आपने इकट्ठा कर रखी है टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। अब आपने अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती जलाने के बाद बुझा दिया आपने अगरबत्ती को, आपने उसको उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला और वो अगरबत्ती अगर दोबारा से जल गई, वो अगरबत्ती दोबारा से जल गई तो वो कौन सी गैस के कारण होगा? वो ऑक्सीजन गैस के कारण ही होगा, क्योंकि बुझी हुई चीज सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलाई जा सकती है। समझ आया? ठीक है, तो ये था हमारी एक्टिविटी 1.7। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी, आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो चलते हैं अपनी अगली एक्टिविटी के ऊपर, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी में से मैं तो उसको एक मानता हूँ। मेरे हिसाब से जितनी भी एक्टिविटी कराई है मैंने आपको, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हम पढ़े कौन सी एक्टिविटी, छोड़े कौन सी एक्टिविटी, क्योंकि सारी की सारी एक्टिविटी तो इंपॉर्टेंट लग रही है। पर इंपॉर्टेंट में से भी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी समझ ले तो भैया उसका काम हो गया। ठीक है, तो जैसे एक्टिविटी 1.5 थी, एक्टिविटी 1.4 थी, एक्टिविटी 1.6, 1.7, 1.8, आपकी जो एक्टिविटीज हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी में से एक है। 4 से लेके 8 तक जो एक्टिविटी आपको करा रहा हूं वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी में से एक है। ठीक है, तो चलते हैं, आपको अगली एक्टिविटी के ऊपर लेकर के जाते हैं। तो देखिए, अब हम बात करने वाले हैं एक्टिविटी 1.8 के बारे में। तो एक्टिविटी 1.8 हमें क्या बोल रही है? एक्टिविटी 1.8 हमें बोल रही है कि एक खिड़की थी जिसको हमने खोल रखा था, बंदर ना घुस जाए इसलिए हमने खिड़की को बंद कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने हमने एक खिड़की खोल रखी थी अपने घर की और उसके आगे हमने टेबल बिछा रखी थी। उस टेबल के ऊपर हमने रखा अपना एक बाउल जिसके अंदर हमने रखा हुआ है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर बोले तो एजी, वो एजी सिनोजी वाला नहीं है, ये एजी हम बोलते सिल्वर को। क्या आप सोचे एजी सुनते हैं, वो वाला एजी नहीं है ये, ठीक है, ये है आपका सिल्वर वाला एजी और सिल्वर क्लोराइड है AgCl। हमने AgCl लिया एक चाइना डिश के अंदर, उसके आगे हमने सनलाइट डाली तो क्या होगा? पहली बात, ये जो रिएक्शन है ये है आपकी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। तो देखिए इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है। इस एक्टिविटी के अंदर क्या हो रहा है, इस एक्टिविटी में कुछ ऐसा हो रहा है कि हमने AgCl लिया, इसके आगे हमने सनलाइट डाली, सनलाइट डालने के बाद ही क्या होगा कि जो Ag है वो आपका अलग हो जाएगा और जो Cl है वो आपका
क्लोरीन गैस बन के ऊपर उड़ जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए, 2 यहाँ पे लगा दीजिए, 2 यहाँ पे लगा दीजिए, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा इसके अंदर कि आपने जब AgCl लिया, AgCl की रिएक्शन आपने सनलाइट से कराई, तो यहाँ पे क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, उसको मैं आपको अभी नहीं कराऊंगा। उस क्वेश्चन को मैं आपको तभी कराऊंगा जब मैं आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो सस्पेंस होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है सारी चीजें बता दे अभी, फिर जब मेन चीज आए तो ये हाँ ये भी आता है वो भी आता है, नहीं, कुछ कुछ सस्पेंस हमें बचा के रखना चाहिए, जिससे थोड़ा सा लगे कि हाँ इंटरेस्टिंग टॉपिक तो है, क्वेश्चन ये वाला पक्का आएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ वो पक्का क्वेश्चन आएगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अगली वीडियो जो है हमारी उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर ही होगी। ठीक है, करीब करीब 20 से 30 क्वेश्चन कराऊंगा आपको इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, तो ये हमारी एक रिएक्शन थी AgCl। अब देखिए इस रिएक्शन के अंदर हम एक और रिएक्शन को लेकर चलते हैं, सेम टू सेम रिएक्शन है। हमने यहाँ पे Cl की जगह क्या ले लिया इस बार, सिल्वर ब्रोमाइड ले लिया, सिल्वर क्लोराइड की जगह हमने सिल्वर ब्रोमाइड ले लिया। इसकी भी हमने रिएक्शन कराई सनलाइट से, तो Ag बाहर निकल जाएगा और ब्रोमीन गैस बाहर निकल जाएगी। रिएक्शन कर दीजिए बैलेंस, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, तो अब देखिए सेम टू सेम रिएक्शन है, और जो आपकी सिल्वर ब्रोमाइड वाली रिएक्शन है, ये वाली जो रिएक्शन है ये यूज होती है इन द फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। तो इसका ये एक एप्लीकेशन है, याद रखिएगा कि जो सिल्वर ब्रोमाइड वाली जो गैस है, जो सिल्वर ब्रोमाइड वाली जो आपकी रिएक्शन है वो यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर, इसकी एप्लीकेशन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारी एक्टिविटी थी। हाँ, बहुत छोटी एक्टिविटी थी, सही मायनों में बहुत छोटी एक्टिविटी थी, पर इसके ऊपर 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। सोचिए इस एक्टिविटी से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स के अंदर, कभी कभी 5 मार्क्स के अंदर पूछ लिया 2 क्वेश्चन मिला करके, तो वो 3 से 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन है वो वाला। ठीक है, तो तैयार रहिएगा, बहुत जल्दी वो क्वेश्चन करने वाले हैं हम। ठीक है, तो चलिए अगली एक्टिविटी के ऊपर चलते हैं बिना किसी देरी के। देखिए अगली एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.9। इसके अंदर हम यहाँ पे सीखने वाले हैं क्या चीज, इसमें हम सीखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या सीखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीखने वाले हैं। पहले यहाँ पे देखिए रिएक्शन में हो क्या रहा है, क्योंकि मुझे लगता है आपको यहाँ पे ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको मैं जूम करता हूँ एक सेकेंड। जी हाँ, अब देखिए आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ आ रहा होगा। तो देखिए हमने क्या किया है, हमने एक स्टैंड लिया है, इसके अंदर हमने एक टेस्ट ट्यूब डाल रखी है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सा है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। इसमें हमने 2 कीले डाल रखी हैं, आयरन नेल डाल रखी है हमने इसके अंदर। ठीक है, इसको हमने धागे से बांध रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ समय बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे हमने आयरन नेल को बाहर निकाला, तो आयरन नेल जो है किस में चेंज हो गई, कॉपर नेल के अंदर। यानी कि हमने क्या हो रहा है यहाँ पे, डाला आयरन, निकला कॉपर। इधर से आलू डालेंगे, उधर से सोना निकालेंगे, इधर से आलू डालेंगे और उधर से सोना निकालेंगे। तो यही चीज यहाँ पे हो रही है, इधर हमने आयरन नेल डाली और इधर से कॉपर नेल हमने बाहर निकाल दी। और ये क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या हो रहा है इसके अंदर बात करते हैं। तो देखिए अब इस एक्टिविटी में क्या करने वाले हैं हम, इस एक्टिविटी में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या डाला, आयरन नेल डाली। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हमने आयरन नेल डाली, तो आप जानते हैं जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। तो यहाँ पे क्या बना देगा, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, वो आयरन सल्फेट FeSO4 बना लेगा और यहाँ से कॉपर बाहर निकल जाएगा, कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस। तो अब देखिए क्या हुआ इस एक्टिविटी में, जब हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला, उसके अंदर हमने आयरन नेल डाली, आपके आयरन नेल है, आई होगा आपको दिख रही होगी व्हाइट कलर में जो है, या फिर चलिए इसको मैं चेंज करके दूसरे कलर में लाता हूँ, इसको मैं येलो कलर से बना देता हूँ आयरन नेल को। आयरन नेल डाली, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ समय बाद हम देखेंगे ये टेस्ट ट्यूब थी, इसमें जो सॉल्यूशन था ब्लू कलर का, उसका जो ब्लू कलर था वो फेड होने लग गया।
वो ब्लू कलर फेड होने लग गया और हल्का सा ग्रीनिश कलर में आ गया। और जो आपकी कॉपर, जो आपकी आयरन नेल थी, वो भी किस में चेंज हो गई, वो चेंज हो गई कॉपर के अंदर। ये थी आपकी आयरन नेल, ये हो गई आपकी कॉपर नेल। एक सेकंड, ये हो गई आपकी कॉपर की नेल। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, तो इसने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और वो डिस्प्लेस होकर के इस आयरन नेल के ऊपर आके चिपक गई और जो आयरन था वो यहां से निकल के इस कॉपर सॉल्यूशन के अंदर आ गया और यहाँ पे ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बना दिया, ब्लू कलर को हटा दिया। ठीक है, समझ आया? सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमने डिस्प्लेस किया है। डिस्प्लेसमेंट क्या है किसका, कॉपर का, किससे, आयरन से। सिंपली यहाँ पे यही किया है हमने। आई होप कि आपको समझ आया होगा ये वाली एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपकी सारी एक्टिविटी के अंदर। और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है, बहुत ईजी क्वेश्चन आता है कि हमने ब्लू कलर का सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने आयरन नील डाली, तो वो जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो कम होने लग गया, डिस्प्लेस होने लग गया। तो वो जो आयरन नेल है, और वो आयरन नेल भी किसके अंदर बदल गई, वो आयरन नेल भी ब्राउनिश कलर में बदल गई। तो कौन सा सॉल्यूशन था और क्या हुआ इस रिएक्शन के अंदर, तो सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, और इसमें क्या हुआ, जो आयरन है उसने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, इसलिए यहाँ पे वो ब्लू कलर में, माफ करिए, ब्लू कलर से ग्रीन कलर में हो गया और जो आपका आयरन नेल थी वो कॉपर में बदल गई। ठीक है, तो ये था इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, समझ आया? बहुत बढ़िया। एक लास्ट एक्टिविटी और देख लेते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इजी है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत इजी रिएक्शन है, मैं कहूँगा बहुत इजी रिएक्शन है। ये हमारी एक्टिविटी 1.10। इसमें हम बात करेंगे डीडी के बारे में, डांस दीवाने नहीं, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, देखिए, हमने सोडियम सल्फेट लिया, सोडियम सल्फेट लिया, इसकी रिएक्शन हमने बेरियम क्लोराइड से करा दी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे NaCl बन जाएगा और BaSO4 बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। सिंपली आप यही बोल रहा है कि पीपीटी फॉर्म होगी। ये पीपीटी किसकी है, ये पीपीटी है NaCl की। सिंपली यहाँ पे है इस रिएक्शन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप कि आपको समझ भी आ गया होगा। इस एक्टिविटी में तो कुछ था भी नहीं, ये बहुत ईजी एक्टिविटी थी। इसमें हमने सोडियम सल्फेट लिया, इसकी रिएक्शन हमने बेरियम क्लोराइड से कराई, तो यहाँ पे NaCl और बेरियम सल्फेट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ आया होगा आपको। तो ये था हमारे एक्टिविटीज़ के अंदर, ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ करी थी इस चैप्टर की। आई होप कि आपको इसमें समझ आए होंगे सारी एक्टिविटी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।